नंबर एक, राज के बिना कभी सुधार नहीं होगा, 7 जन्म भी नहीं होगा। कोई आंदोलन हुआ उससे राजनीति निकली है। आप पिछले आंदोलन का इतिहास देखिए, ये किसान आंदोलन से किसान राजनीति क्यों नहीं निकली? तब माली हालत सुधरेगी, फिर हम भीख मंगे नहीं रहेंगे, फिर हम नहीं कहेंगे कर्जा माफ करो। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। आज 25 क्विंटल बेच के 1 तोला सोना आएगा। कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। हमारे देश में कोऑपरेटिव सिस्टम फेल होता है हमारे बेईमानी की वजह से। यहाँ हर आदमी तो रिश्वतखोर है। 23 नवंबर की रैली रखी है पिपली में, अगर बहुत ज्यादा इकट्ठ हो जाता है तो फिर अगले चुनाव में एक मुद्दा बनेगा। फिर वो पार्टी कहेगी हम ज्यादा देंगे किसान को, वो पार्टी कहेगी हम ज्यादा देंगे किसान को। वो नाखून कटवा के शहीद होना चाह रहे थे। अच्छा, शहीद बनना चाह रहे थे। वो टाइम देखिए जब चौटाला की ही सरकार थी, चौटाला ने 1700 गोली चलाई थी कंडेला के अंदर, जलियांवाले बाग के बराबर गोली कंडेला में चली थी। आप देखो 2014 में या 15 में दाल 200 रुपए किलो हुई थी। केवल देश के 8 पूंजीपति थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीद के अपने गोदामों में भर ली और बाहर नहीं निकाली। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पूरे देश में चर्चित है, नामचीन किसान नेता है। आज रेवाड़ी में किसानों की समस्याएं सुनने आए थे। पूरे देश का इन्होंने भ्रमण किया है, किसानों की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। आज इनसे किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बात करेंगे। सरकार से इनकी क्या नाराज़गी रहती है उस पर बात करेंगे। चढ़ूनी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इन दिनों अब निकले हुए हैं, जैसे रेवाड़ी आए, क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही है जिनको लेकर के आपको आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, आज जो किसान की आमदन है वो जो 10 साल पहले थी वो आज नहीं बची, और जो 10 साल पहले थी वो 20 साल पहले से कम थी। यानी लगातार 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 कम होती जा रही है। और पोजीशन जो है वो यहाँ तक आ गई है कि अगर हम बाजार से कंपटीशन कर लें, अपने उत्पादन का अगर बाजार से कंपटीशन कर लें तो फिर नतीजा ये निकल के आता है कि 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। आज 25 क्विंटल बेच के 1 तोला सोना आएगा। 45 रुपए 1000 ईंट थी 1967-68 के करीब में। हम 1 क्विंटल गेहूं में 1600 ईंट खरीद लेते थे। आज 1 क्विंटल गेहूं में 300 ईंट आएगी। तो हमारा लेवल जो है, किसान का लेवल जो है वो बाजार के बाकी वर्गों के बजाय हमारा नीचे जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब जो बाकी वर्ग है उनका भी नंबर पड़ गया, क्योंकि अब जो है देश के अंदर चंद पूंजीपतियों को सरकार पाल रही है, और वो इतने पाल दिए कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। सिर्फ 9 लोगों के पास 50 करोड़? केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। अब उन 50 करोड़ को राहत मिलनी चाहिए, निचले वाले को राहत मिलनी चाहिए। आज 23 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे सोते हैं, उनको राहत मिलनी चाहिए, लेकिन उनको राहत नहीं है। राहत फिर उसको है जो कई लाख करोड़ का मालिक है। अभी जब 2014 के से आज तक 15 लाख करोड़ बैंकों ने माफ कर दिया है बड़ी कंपनियों का, बड़े पूंजीपतियों का। 15 लाख करोड़, यानी जितना किसानों पे एग्रीकल्चर लोन है, कई तरह के लोन होते हैं, कोई मकान का किसी चीज का ले लिया, लेकिन जो एग्रीकल्चर लोन है उससे 2 गुना तो उनका माफ कर दिया। इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी में लेते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे पूंजीपतियों का ऋण माफ किया जाता है, ऐसे किसानों का भी ऋण माफ किया जाए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बिल्कुल हमारी ये मांग है कि किसानों को का जो ऋण है वो बिल्कुल माफ होना चाहिए। ये तो परिपाटी पड़ जाएगी। इस साल माफ किया किसी ने, कभी चौधरी देवीलाल आए उन्होंने माफ किया, फिर दूसरे आए उन्होंने माफ किया, फिर तीसरे आए उन्होंने माफ किया। समस्या का स्थायी समाधान क्या देखते हैं चढ़ूनी जी? हम आपको आंकड़े दे देते हैं जी जो 100% सच है। आज एमएसपी से 4 लाख करोड़ कम मिलता है देश के किसानों को।
तो कर्जवान कैसे हुआ कि उसको उसका भाव नहीं मिला। और एमएसपी लागत से कम है, ये दूसरा क्वेश्चन। स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट माने, उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि स्वामीनाथन जी को। हाँ, स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि। बहुत उन्होंने किसानों के लिए काम किया। लोगों को पता नहीं होगा, देश में हरित क्रांति के जनक भी स्वामीनाथन थे। जी 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 जी। उस वक्त के ये कृषि वैज्ञानिक हैं जो देश की भुखमरी मिटाई है, वो स्वामीनाथन जी ने मिटाई है। और अब जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो वो रिपोर्ट थी कि भी लागत के ऊपर 50% मुनाफा हो। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, भाजपा का दावा है कि लगभग 90% हमने लागू कर दी, कोई छोटी मोटे इश्यूज बचे होंगे। उसके अनुसार हमने उत्पादन लागत का 1.5 गुना, शायद 1.5 गुना ही है ना, 1.5 गुना हमने जो है लागत का वो किसानों को भाव दे दिया, एमएसपी जो दिया है। तो आप उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो है नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एमएसपी के अलावा बाकी मुद्दे भी थे, जो सरकार के पक्ष के मुद्दे थे उन्होंने लागू कर दिए। और जो मेजर बात थी जिसको सारा देश जानता है, वो था C2 + 50%। इन्होंने A2 + 50% कर दिया। C2 नहीं गए, C2 नहीं किया। A2 में और C2 में जो अंतर है, खेत का ठेका और उसका जो खर्चा ब्याज, वो चीज नहीं जोड़ी। ब्याज नहीं जोड़ी। किसान की मजदूरी तो जोड़ी गई है, किसान की मजदूरी जोड़ी है। A2 में किसान की मजदूरी जोड़ी गई है, किसान की मजदूरी जोड़ी है, लेकिन जो खेत का ठेका था वो नहीं जोड़ा गया, वो नहीं जोड़ा गया। वो नहीं जोड़ा गया। अब उसने ये कहा था कि C2 + 50%। और आज अगर C2 देखें तो हरियाणा सरकार का एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, उसका मैंने अभी इस साल का तो आंकड़ा नहीं देखा, 4-5 साल पहले का देखा था, तो गेहूं का भाव जो 1800 रुपए था और खर्चा 2200 रुपए था। C2 के हिसाब से, C2 के हिसाब से खर्चा 2200। तो अभी एक खर्चा 2200 था। एक भारतीय किसान यूनियन की जो मांग है वो ये है कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी, जो रिकमेंडेशन की थी, उसमें जो C2 है, उत्पादन लागत, खेत के ठेके की लागत और इंटरेस्ट जोड़ करके वो पैसा किसान को मिले, तब माली हालत सुधरे, ये कह रहे हैं। तब माली हालत सुधरेगी, फिर हम भीख मंगे नहीं रहेंगे, फिर हम नहीं कहेंगे कर्जा माफ करो। और हम इसलिए कर्जा माफ कहते हैं, अभी विदर्भ से एक लीडर हमारे पास आया था, उसने कहा 100 दिन में 1700 किसान मर गए, सुसाइड कर गए। कब सुसाइड? अब और वो तो हमारा वैसे भी अधिकार है। पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि पिछले 15 सालों में, 4-5 साल पहले की रिपोर्ट थी, पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है। एक अभी मैं देख रहा था, आपकी गाड़ी खड़ी थी नीचे, पीछे लिखा है अब की बार किसान सरकार केसीआर। तो तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं क्या किसान? वो तो केसीआर जी जो है बहुत अच्छे आदमी हैं और किसान के पक्ष की वो बड़े काम करते हैं। अभी 10,000 रुपए पर एकड़ किसान को दे रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल खेती करने के लिए फ्री में, वापस नहीं करना। और उन्होंने 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया पानी का, नीचे से पानी को 300 फुट नीचे से लिफ्ट किया और पूरे तेलंगाना में दे दिया। यहाँ तो बारिश का पानी ऊपर से नीचे को आना ना आसान। और 5 लाख रुपए का हर किसान का बीमा फ्री है। आज तेलंगाना की जो जमीन है उसकी कीमत पंजाब की जमीन से ज्यादा हो गई। सारी फसल एमएसपी पे खरीदते हैं। तो उन्होंने अपना देश में विस्तार करना चाह रहे थे वो। तो अब तो शायद वो थोड़ा सा उलझ गए हैं, तेलंगाना का चुनाव है, लेकिन वो अपना विस्तार करना चाह रहे हैं देश में, उन्होंने नारा दिया। आपकी तो राजनीति में खूब रुचि रही है, तेलंगाना में समर्थन कर रही है किसान यूनियन? बिल्कुल करेगी। हमने उन्होंने जो था वो एक नारा दिया था, अब की बार किसान सरकार, तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं, नारे का समर्थन कर रहे हैं। तो अभी बात आगे बढ़ाते हैं। मोदी सरकार, केंद्र सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने की बात कर रही है कि पहली बार हमने ऐसा किया है, किसान को राहत दी है। उस राहत को आप किस रूप में देखते हैं? उससे किसानों को कौन सी राहत होगी डायरेक्ट पैसा भेजने से? मान लिया मेरे एक तो सीधा मेरे खाते में आ गया, एक आपके थ्रू आ गया, पैसे तो नहीं आए ना। नहीं, पहले पैसे दूसरी सरकारें देती थी किसानों को, जो जैसे 2 एकड़ का किसान है। आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? 6,000 वाला। जी जी, देखिए 6,000 वाला जो है ना, ये एक इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात कह लो, या ये कह लो कि इन्होंने वोट के लिए कि देखो हम इतने लोगों को राहत दे रहे हैं। 6,000 रुपए का मतलब है 17 रुपए रोज के।
एक किसान को, और चाय का कप 20 रुपए का है। यानी एक चाय का कप एक दिन में नहीं आता, क्या राहत दे दी। हम ये कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जी रहा है। जी जी। अभी आप भाव की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो आपको एमएसपी नहीं मिल रहा। आपको जिस समय आपका आंदोलन चल रहा था उस समय केंद्र सरकार ने ये गारंटी दी थी कि एमएसपी दिया जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं दी। गारंटी नहीं दी थी। अभी आपकी मांग स्टैंड कर रही है, एमएसपी दिया जाए। हरियाणा सरकार एमएसपी के बदले में एमएसपी नहीं दे रही, भावांतर योजना लेकर के आई है। आप भावांतर को एमएसपी से तुलना करते हैं तो किस रूप में देखते हैं? नहीं, भावांतर जो है ये तो योजना जो है पहले शायद मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। एमएसपी का और चीज है। नहीं, एमएसपी जहां एमएसपी पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, एमएसपी पे जहां नहीं खरीदा जा रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ बाजरे का 2500 है और एमएसपी पे भी नहीं खरीदा जा रहा, ओपन मार्केट में मान लीजिए 2000 बिक रहा है, तो जो गैप है उसका कुछ रेट सरकार ने निर्धारित किया। इसमें एमएसपी नहीं पड़ता, कम पड़ता है, क्योंकि ये अपना तय कर लेते हैं। जैसे पिछले साल से जिन्होंने 600 दिया है, 600 दिया है। अब जो बाजार का और एमएसपी का अंतर है वो 800-900 रुपए था, और इन्होंने 600 दे दिया, तो 300 रुपए का 200 रुपए का नुकसान किसान को हो गया। गुरचरण जी, हमारी जो है अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है डॉक्टर बख्शीराम, पद्मश्री मिला, गन्ना प्रोडक्शन बढ़ाया, उनसे हमने सवाल किया था किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन क्या देखते हैं जिससे किसान की जेब में पैसा आए, खेती घाटे का सौदा नहीं रहे? तो एमएसपी के साथ साथ उन्होंने एक उपाय बताया था कि प्रोडक्शन बढ़ाना जो है। आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 80% किसान छोटी जोत के हैं, 2.5 एकड़ तक है हरियाणा में। अब इतनी छोटी जोत में एक तरफ आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि 10 वर्ग किलोमीटर तक की खेती हो रही है और एक 2.5 एकड़ तक की खेती हो रही है, तो जो 2.5 एकड़ वाला है वो तो मरेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, क्या है? ज्यादा तो प्रोडक्शन तो तभी निकल करके आएगा जब आप बड़ी जोत पैदा करेंगे, बड़ी जोत बनाएंगे। जो क्या उपाय सोचते हैं आप? देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाना कोई हल नहीं है, उल्टा है। जिस साल कोई फसल ज्यादा होती है उस साल उसका रेट कम मिलता है। प्रोडक्शन बढ़ाना इसका डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें नुकसान हुआ। आप देखिए, जब हमारी गेहूं 1 एकड़ से 10 मन निकलती थी, 15-20 मन निकलती थी, तब तो हम कर्जदार नहीं थे। आज 50 मन निकलते तो क्यों कर्जदार हो गए हम? क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले आंकड़ा दिया कि वो बाजार के लेवल में उसके रेट कम चले गए। इसलिए उत्पादन बढ़ाना कोई हल नहीं है। हाँ, जो आपने बात की कि छोटी जोत का किसान है, जितना छोटा होगा उतना खर्चा ज्यादा होगा, और कोऑपरेटिव खेती की बात की वो कामयाब रहेगी। अगर हम 1000 किसान इकट्ठा होके एक प्लॉट बना लें, 1000 किसान का, मान लिया हमारा 4000 एकड़ का, 3000 एकड़ का हमारा प्लॉट बन गया, और हम 3-4-5 हजार एकड़ में कॉमन खेती करते हैं, तो उस पर खर्चा कम आएगा, उस पर खर्च, उत्पादन लागत कम हो जाएगी। उदाहरण उसके सामने ये है कि जैसे अभी एक गांव है, उसमें 100 ट्रैक्टर हैं और 100 ट्रैक्टरों का सामान है, और उसमें केवल 10 ट्रैक्टर खेती कर सकते हैं अगर कॉमन खेती हो जाए। तो वो जो उन 100 ट्रैक्टरों का और उसके यंत्रों का जो डेप्रीसिएशन और ब्याज, वही 10,000 रुपए पर एकड़ है। तो अगर हम कॉमन खेती कर लें तो हमारा 10,000 एकड़ खर्चा कम हो जाता है। मतलब अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एक तो इम्प्लीमेंट किसान यूनियन पहल करके, दूसरे संगठन पहल करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे इसको? जो नहीं, ये कभी किसान यूनियन इसको इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं कर पाएगी। ये तब इम्प्लीमेंट होता है जब सरकार हेल्प करती है। जैसे शुगर मिलें हैं, अब कोऑपरेटिव शुगर मिले हैं, 5000 किसानों की मिल है, मान लीजिए, सरकार को उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं बचा, सरकार के तो 20-30 लाख रुपए हैं, कोई मैंने नहीं रखते। लेकिन एक बार लगाई तो सरकार ने, जब सरकार ने लगाई तो किसान उसमें हिस्सेदार हो गए, और वो चल रही है, आपके सामने है। लेकिन इसमें ईमानदारी चाहिए। हालांकि वो कोऑपरेटिव सिस्टम मिल वाला भी जो पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन ईमानदारी चाहिए। हमारे देश में कोऑपरेटिव सिस्टम फेल होता है हमारे बेईमानी की वजह से। यहाँ हर आदमी तो रिश्वतखोर है,
हर आदमी वो यहाँ वो ईमानदार है जिसका कहीं से सूत नहीं बैठता। अगर ईमानदारी हो तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, कामयाब हो सकता है। अब जैसे उदाहरण है, मैं आपके सामने दे दूं कि हम धान क्यों बेचते हैं। अगर हम 1000 किसान इकट्ठा हो जाएं तो हम धान क्यों बेचते हैं। हम तो उसका चावल निकाल के चावल बेचे, थैली में डाल के 10 ब्रांड बना के बेचे। हमारे पास बथेरे लेबर है, मॉल भी अपना ही हो, हमारे आटा भी हमारा अपना हो, दाल भी हमारी अपनी हो हमारे मॉल में। और जो वो मुनाफा जो है या तो उपभोक्ता बिचौलियों के पास जाना बंद हो जाएगा, किसान की जेब में पैसा या तो उपभोक्ता को बचे और या किसान को बचे। अभी हम किसान राजनीति पर, लंबे समय से किसान राजनीति के केंद्र में नहीं थे। शुरुआत आपके आंदोलन से हुई, 200 से ज्यादा किसान यूनियंस थी जो साथ आई एक बार एक मंच पे। 200 से ज्यादा, करीब ये तो करीब 500 थी। 500 थी जो मैं आपकी बात पर, 200 तो लास्ट तक रुकी रही। नहीं रुकी तो सारी रहे, लेकिन छोटे छोटे अलग अलग स्टेटों में संगठन। ऐसी क्या वजह रही जो किसानों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा संघ नहीं बन पाया। टूटते चले गए, कुछ आपके साथी रूठ के चले गए, किसी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे आरोप लगाए, किसी चढ़ूनी गुट ने दूसरे पर आरोप लगाए, और जो यूनियंस जो एक साथ मिल करके लड़ना चाह रही थी वो टूटती चली गई। नहीं, वहां तो हम लास्ट तक लड़े। वहां जहां हमने मोर्चा लगाया था वहां तो हम लास्ट तक लड़े। बेशक अपने मनमुटाव थे लेकिन एक दूसरे के साथ में खड़े थे, वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो ये है जो आपने किसान राज की बात की है, नंबर 1, राज के बिना कभी सुधार नहीं होगा, 7 जन्म भी नहीं होगा। तो 80% किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साथ क्यों नहीं देते। बीमारी बता रहा हूं। अब सर छोटू राम अगर राजनीति में गए तो किसान का भला हुआ। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, एक नजर तेरी अगर अपने खलिहान पर है तो दूसरी नजर तेरी दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। अब कोई आंदोलन हुआ उससे राजनीति निकली है। आप पिछले आंदोलनों का इतिहास देखिए, ये किसान आंदोलन से किसान राजनीति क्यों नहीं निकली। किसान आंदोलन से किसान राजनीति निकलनी चाहिए। तो मैंने इस पे सबसे पहले सुझाव मैंने इस पे दिया था कि आप मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, मिशन पंजाब चलाओ, इन राजनीतिक पार्टियों को भगाओ। यही तो हमारी दुश्मनी है जो लूट रही है। वो भी पैसे लेते हैं कारपोरेट से, वो भी पैसे लेते हैं कारपोरेट। लेकिन 2 चीजें जो मैं नजदीक से देखा, समझा, लोगों की बात सुनी। आप जब मोर्चा संभाल रहे थे दिल्ली को रोकने का, हाईवेज रुक गए थे काफी लंबे समय तक, हिंसा भी हुई आपकी तरफ से। तो वैसे आंदोलन में मारे गए किसान, उनकी तरफ मेरी संवेदना है, पर हिंसात्मक गतिविधियां भी हुई, सड़कें भी जाम रही, दिल्ली पर भी पहुंच गए किसान ट्रैक्टर लेकर के। कारण मुझे नहीं पता है, कारण तो आपको ज्यादा पता है, आप बीच में थे। इससे कहीं ना कहीं आंदोलन को धक्का नहीं लगा। एक इमेज जो आप बता रहे थे कि हमारी छवि आंदोलन जीवी की बना दी गई, जो है मैं क्या बता रहा हूँ कि था क्या कि अगर दिल्ली से जब वापिस आए, आंदोलन समाप्त हो गया, फिर सारे एसकेएम को अगला फैसला एक लेना चाहिए था कि 750 शहीदियां देने के बाद भी हमारी पूरी बात नहीं मानी गई। एमएसपी पे तो नहीं बात मानी ना, उन्होंने कहा कमेटी बना देंगे, वो टाल दिए, सारी बात नहीं मानी गई। अब हमारे पास जिंदा रहने का क्या इलाज है। अब हमारे पास ये इलाज है कि इनसे राज छीन लो। अगर वहां तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी एसकेएम को बुला करके दोबारा, संयुक्त किसान मोर्चा को बुला करके दोबारा एक बैठक की कोई पहल करने जा रहे हैं, कोई पहल करेंगे ना, तो फिर कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ ना जी कि वहां जब मीटिंग हुई आखिर में, इसमें ये चर्चा हुई कि वहां चुनाव में लड़ना, हिस्सा लेना चाहिए और पूरा एसकेएम एक तरफ हो जाए, तो उसमें कई लोग वो थे जो कहीं ना कहीं राजनीति से पहले से मिले हुए थे, जो पहले से राजनेता। अब ये कॉमरेड हैं, इनकी राजनीतिक पार्टी है, सारे पहले से राजनीति से मिले हुए थे। योगेंद्र यादव का भी नाम ले दीजिए। योगेंद्र यादव की भी अपनी पार्टी है। अब टिकैत कौन सी पार्टी, अब पता नहीं कौन सी पार्टी बनाई, कांग्रेस है कि स्वराज इंडिया है। 2 in 1 है, 2 in 1 है। तो टिकैत साहब पहले 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जुड़ाव था। तो इन लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, जो इलेक्शन लड़ेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, और वो चीज जो है किसान को 100 साल तक नुकसान करेगी, 100 साल तक नुकसान। एसकेएम को मिलकर के ये कहना चाहिए था कि हम एक राजनीतिक मंच हैं और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे, ये कहना चाहिए। ये कहना चाह रहा हूं।
तो वो अकेले आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह पाए, बाकी नहीं कह पाए, इसलिए नुकसान में रहे। पंजाब में राज्यपाल वगैरह ने भी कहा, राजू, लेकिन अगर पूरा एसकेएम ये फैसला लेता तो मैं दावे से कहता हूं पंजाब में 100 सीट जीतते। अब क्या संभावना बची? और अगर वहां राज आता और वहां अच्छा करके दिखाते तो सारा देश पंजाब मॉडल। अब क्या संभावना बची हुई है? अब कोई संभावना नहीं। क्या ऐसी संभावना बची हुई है कि इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी या तीसरा कोई भी मोर्चा जो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दल हैं, किसी से उम्मीद बची हुई है भारतीय किसान यूनियन की कि जो किसानों का भला कर सकती है, एमएसपी दे सकती है, जो आप उत्पादन लागत की बात कर रहे, C2 की बात कर रहे, वो जो दे सकती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? कोई नहीं देगा। और मैं जिस चीज को आपके सामने हम जिस पे मीटिंग अभी की थी, हम ये चाह रहे हैं कि अगर आज भी किसान अपनी ताकत दिखा दे, अब अपना राज तो आएगा नहीं, ये संभावना तो कोई नहीं बची, वो तो पंजाब का टाइम था, निकल गया। अब जो है, अब किसान अपनी ये ताकत दिखा दे, इकट्ठ दिखा दे। अगर उसने, जैसे हमने 23 नवंबर की रैली रखी है पिपली में, अगर बहुत ज्यादा इकट्ठ हो जाता है तो फिर अगले चुनाव में एक मुद्दा बनेगा। फिर वो पार्टी कहेगी हम ज्यादा देंगे किसान को, वो पार्टी कहेगी हम ज्यादा देंगे किसान को, फिर किसान कंपटीशन में आ जाए। बस एक ही इनके पास रास्ता है कि किसान जो अगला चुनाव में किसान मुद्दा कैसे बने। अगर उसमें ज्यादा संख्या में इन्होंने जोर दिखा दिया, कि ताकत दिखा दी, तो हो सकता है ये हो जाए, अगर इनकी किस्मत अच्छी हो तो अभी जो आने वाला जो इलेक्शन है उसको लेकर के जो आपकी नवंबर में रैली होने वाली है, नवंबर में बता रहे हैं ना आप, नवंबर, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे कि किधर जाना है, किसकी मदद करनी है, या बिल्कुल तटस्थ छोड़ देना है सबको? जो है नहीं, अब 23 नवंबर को ये फैसला लेंगे, जैसी संख्या होगी, जैसा मतलब राजनीतिक पार्टियों को भी ये नजर आना चाहिए कि हाँ किसान अपनी मांग पे इकट्ठा है। अगर किसान अपनी मांग पे इकट्ठा है तो दोनों पार्टियां कहेंगी हम ज्यादा देंगे। अगर इकट्ठे कम होते हैं तो फिर वो मांग बेकार हो जाएगी। आपका साथ देने के लिए अभय चौटाला ने एमएलए का पद छोड़ा और दोबारा उसको जीत के लाले पड़ गए, पसीना आ गया था उनको चुनाव जीतने में। आप तो उसको तो नायक बनना चाहिए था, उसको चुनाव जीतना भारी हो गया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कष्ट का समय नहीं झेला, वो नाखून कटवा के शहीद होना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, शहीद बनना चाह रहे थे। वो टाइम देखे जब चौटाला की ही सरकार थी, चौटाला ने 1700 गोली चलाई थी कंडेला के अंदर, जलियांवाले बाग के बराबर गोली कंडेला में चली थी। कादमा कांड भी हुआ था? नहीं, कादमा कांड चौटाला के टाइम, वो उससे पहले हुआ था। वो पहले हुआ था। 7 आदमी मारे गुलकनी में चौटाला ने, 1700 गोली चलाई कंडेला के अंदर। कसूर क्या था? कसूर ये था कि चौटाला ने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आई ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, और बिजली के रेट 2 गुने कर दिए। जब 2 गुने कर दिए, किसानों ने ये कहा कि वो वादा याद कर, रेट वापस ले ले। इस मांग पे भून डाला किसानों को। 3 सरकारों की बात पूरे देश की नहीं कर रहे। राजस्थान में गहलोत सरकार, पंजाब में मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, मनोहर लाल सरकार। किसानों का सबसे अच्छा भला किसने किया इनमें से, या सब फेल रही है? जो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान खुद फेल रहा है। किसान जब तक सरकार किसी भी की हो, ABC किसी की हो, जब तक किसान अपना भला करवाने के लिए खुद नहीं उठेगा तब तक कोई सरकार नहीं मानेगी। खट्टर से करवा लो, इकट्ठे हो जाओ सारे। एक इश्यू आता है मानवीय दृष्टिकोण का। जब आप MSP की बात करते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं कि उसके हिसाब से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, C2 के हिसाब से पैसा मिले, तो लगता है कि फिर जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनका क्या होगा? ये सवाल बार बार उठता है। जो सत्ता में होते हैं उनको गरीब की भी चिंता करनी पड़ती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पास इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल इसी पॉइंट पे हमें लूट रहे हैं, और ये सफेद मिसगाइड है, सफेद मिसगाइड है। आप ये बताओ, जब प्याज 70 रुपये किलो हुआ, लोगों ने खाया? जी जी, खाया लोगों ने। इसी तरह से जब किसी, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। और हमें मार इसलिए झेलनी पड़ती है, वो 70 रुपए इसलिए हुआ कि कभी वो 2 रुपए था। अगर वो तब 2 रुपए ना होता तो फिर वो 70 रुपए भी ना होता, क्योंकि उसका उत्पादन कभी डाउन नहीं होता।
वो आप आंदोलन के समय सवाल उठाते थे, गोदाम बना लिए और पंजाब में गोदाम बन गए, हरियाणा में गोदाम बन गए, स्टॉक करेंगे फसलों का। जो फसलों की जो स्टॉक सीमा थी उसको लेकर के आज क्या स्थिति? कोई भी स्टॉक करके सबको बर्बाद कर सकता है, महंगाई अपनी नियंत्रण में ले सकता है। मैं वही बता रहा। आप देखो 2014 में या 15 में दाल 200 रुपए किलो हुई थी। केवल देश के 8 पूंजीपति थे जिन्होंने पूरे देश की दाल खरीद के अपने गोदामों में भर ली और बाहर नहीं निकाली। ठीक है, वो होती है महंगाई। अब गेहूं भाई 20 की बजाय 25 हो जाए तो 9 लोग कंट्रोल करके चल रहे हैं सबको, जी, सबको कंट्रोल कर रहे हैं ये 8-9 लोग जो आप बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। और यही तो नुकसान होगा देश का। देश मरेगा तो यहीं आके। हमने जो आंदोलन लड़ा वो केवल पैदा करने वाले का आंदोलन नहीं था, वो खाने वाले का आंदोलन था। दोनों का था, पैदा करने वाले का भी, खाने वाले का भी, कि पूंजीपतियों के हाथ में भोजन नहीं जाना चाहिए। बस मेरा समापन की ओर लास्ट क्वेश्चन है, आप मोदी से क्या चाहते हैं और मनोहर से क्या चाहते हैं, मान से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अपने देश को बचाने के लिए केवल पूंजीपतियों को ना पालें, जनता जिंदी रहे इतना जनता को जरूर दें। उसमें जो है एमएसपी हर फसल का, केवल 23 फसलों का तो दे रहे हैं, फसलें तो 600 है, एमएसपी तो 23 फसलों का ही तय है। फसलें तो उनका एमएसपी दे दें। और 5 लाख रुपया जो हमारे बेरोजगार हैं जो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। एक चीज तो मेरी रहेगी जरूरी, जो फसलों के विविधीकरण की बात होती है, डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, उससे कुछ समस्या हल हो सकती है थोड़ा? हाँ, हो सकती है। अभी हमने जो हमारी मीटिंगें चल रही थी, हमारी अमित शाह जी से मीटिंग थी और उनको हमने ये सवाल किया था कि आप जो है एमएसपी देंगे? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, 4 लाख करोड़ का नुकसान है। हम उनको फार्मूला बता सकते हैं। हमने कहा कि 1.5 लाख करोड़ में आपका काम चल जाएगा। क्यों? इसलिए कि आज एक चीज हमारे पास ज्यादा है और दूसरी चीज हमारे पास कम है। आप देखो, आज हम सरसों का तेल करीब 1 लाख करोड़ का, 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का बाहर से मंगा रहे हैं। हम जिस एरिया में बैठे हैं, यहाँ 20 साल 40 साल पहले टोटल सरसों थी, अब आधा गेहूं आ गया, आधी सरसों आ गई। इसका मतलब गेहूं, सरसों का एरिया गेहूं के नीचे बदल गया। अगर हमें सरसों का रेट आज 7,000 रुपए मिल जाए तो हम गेहूं का एरिया सरसों के नीचे आ जाएगा, तो अपने देश का पैसा अपने देश में रह गया। इसी तरह से बाकी चीजें हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है हमें वो पैदा करवानी चाहिए, उसका रेट ज्यादा दे। बस एमएसपी की गारंटी दे दे, एमएसपी की गारंटी भी दे दें। यहाँ इन्होंने क्या किया, पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन करवाया, वहां मक्का भिजवाया, 1 किलो भी नहीं खरीदा किसी ने, तो इसलिए बात बिगड़ जाती है। जब उसका खरीदे ही नहीं तो फिर वो धान पे, उसको ज्यादा आमदन है तो धान पे पहले वो तो लगाएगा। अब उससे क्या हुआ, हमारा पानी बर्बाद, हमारी बिजली बर्बाद। अब जिस क्षेत्र में कुछ ऊंचे खेत हैं जहां धान लगता है, वहीं पे हर हो सकती है। हर का और धान का एक ही सीजन है जी जी। तो उस क्षेत्र में अगर उस जो ऊंचे खेत है जहां पानी बाढ़ नहीं आती, अगर वहां हर का और इनका तो मेरे ख्याल से एमएसपी से ज्यादा ही रहता है हमेशा। नहीं रहता जी, कई बार नहीं रहता, कई बार नहीं रहता। और फिर उसका एमएसपी बढ़ा दे। अगर किसान को हर से तो 3-4 फायदे हैं। देश के अंदर दाल अपनी पैदा होगी, बाहर भेजने वाला पैसा बच गया, देश का पानी बच गया, देश की बिजली बच गई, देश के दलहन की कमी दूर हो जाएगी सारी। हाँ, जमीन की क्वालिटी बढ़ गई कई बार। लेकिन अब करें क्या? मैंने हरियाणा सरकार को कई साल पहले सलाह दी थी, करीब 10-12 साल पहले, बीजेपी से पहले। मैंने उनको कहा था कि आप हर पे 5,000 रुपए एकड़ का सब्सिडी दे दो, कैश। अगर किसान को 5,000 रुपए मिल जाए वो दे। हाँ, अगर अब तो थोड़ी महंगाई बढ़ गई, अगर 10,000 15,000 किसान को मिल जाए, 10,000 भी मिल जाए, तो किसान धान की जगह अरहर बीज देगा, अपने देश की फसल अपने देश में पैदा होगी। एक निजी सवाल जो जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कब से ही कौन सी पढ़ाई करते करते किसान की खेती के विशेषज्ञ बन गए, वो थोड़ा सा बताएंगे? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी कोई पढ़ाई नहीं है। हमें ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने तो स्वामीनाथन आयोग वगैरह वगैरह सब पूरी स्टडी करवाई, कैसे कोई किसान की अर्थव्यवस्था को बता रहे हो? नहीं, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल हमेशा पढ़ाई से ज्यादा कामयाब रहता है।
किसी भी चीज में। एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने किताबें तो खूब पढ़ ली, थ्योरी तो पढ़ ली, और उसको कहीं ऑपरेशन करे तो नहीं कर पाएगा। और अगर एक कंपाउंडर है और जो वो ऑपरेशन करना सीख गया, उससे बढ़िया ऑपरेशन कर लेगा। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है। वो ज्यादा बढ़िया।